Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss functions of money. दोस्तों आज हम मुद्रा के कार्यों का अध्ययन करेंगे। ये बहुत सारे एकेडमिक एग्जाम्स में आता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी टॉपिक आता है। बहुत इजी टॉपिक है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों फंक्शंस ऑफ मनी को, मुद्रा के कार्यों को हम चार भागों में, चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी एंड अदर फंक्शंस ऑफ मनी। आइए वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। दोस्तों पहला आता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा के प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में दो कार्य आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम, और दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का मापक। पहले अपन करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। यानी मनी जो है वो किस प्रकार से मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल यानी विनिमय के माध्यम का रोल अदा करती है। देखिए दोस्तों, वी कैन सेल एंड परचेज एनीथिंग बाय यूजिंग मनी। मनी फैसिलिटेट्स द ट्रेड, इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। यानी दोस्तों मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, विनिमय का माध्यम का काम करती है, क्योंकि मनी के द्वारा, मनी को यूज करके हम किसी भी वस्तु को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। मनी ने ट्रेड को आसान बना दिया, यानी व्यापार को आसान बना दिया है। और मनी ने, मुद्रा ने आकर जो बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आया करती थी, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, इस कमी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी क्या बार्टर सिस्टम में। दोस्तों आप सभी जानते हो कि बार्टर सिस्टम को बोलते हैं वस्तु विनिमय, यानी उस टाइम वस्तु के बदले वस्तु का सेल एंड परचेज होता था और मनी होता नहीं था, मतलब वस्तु के बदले वस्तु आपस में एक्सचेंज की जाती थी। तो मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक के पास गेहूं है, एक के पास चावल है। गेहूं वाला व्यक्ति तो अपना गेहूं देके चावल खरीदना चाहता है, लेकिन जिसके पास चावल है उसे गेहूं नहीं चाहिए, उसे कोई तीसरी वस्तु चाहिए, तो उन दोनों में सेल एंड परचेज नहीं हो पाता है। तो वहां पे जो है वो बार्टर सिस्टम फेल हो जाता था, लेकिन मनी ने आके इस प्रॉब्लम को समाप्त कर दिया है। अब आपको कोई भी वस्तु चाहे सेल करनी हो, चाहे परचेज करनी हो, चाहे ट्रेड करना हो, आप मनी का यूज करोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा आता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का मापक। मनी जो है वो मूल्य का मापक का काम करती है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का काम करती है। कैसे करती है? द वैल्यू और प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, ऑल द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन टर्म ऑफ मनी। यानी मनी जो है वो मूल्य के मापक या मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का काम करती है, बिकॉज किसी भी वस्तु, किसी भी गुड, कमोडिटी और सर्विस की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, उसको मनी के टर्म में बता सकते हैं। यानी इस टेबल का वैल्यू या प्राइस 1500 रुपए है, ये टीवी 15,000 रुपए की है, ये पेन 20 रुपए का है। यानी किसी भी वस्तु और सर्विस की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, उसको मनी के टर्म में बताया जा सकता है। और ऑल दी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन टर्म ऑफ मनी, यानी जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जितनी बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसको भी करेंसी में या मनी के रूप में बनाया जाता है। आइए आगे करते हैं। अब आता है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा के द्वितीय कार्य। इसमें तीन कार्य आते हैं। पहला अपन अध्ययन करते हैं इसका, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी स्थगित भुगतानों का मान। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेफर्ड पेमेंट होता क्या है। फ्रेंड्स, डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स which are to be made in future, यानी डेफर्ड पेमेंट्स वो पेमेंट्स होते हैं जो हम फ्यूचर में करेंगे। यानी स्थगित भुगतान या डेफर्ड पेमेंट ऐसे भुगतान या पेमेंट होते हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बिकॉज इन द टर्म ऑफ मनी वी कैन टेक एंड रीपे ऑल द लोन्स विद इंटरेस्ट इन द फ्यूचर। यानी मनी के द्वारा, मुद्रा के द्वारा हम वर्तमान में लोन या लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, और विद इंटरेस्ट उसको मनी के टर्म में हम फ्यूचर में वापस रीपे, वापस चुका भी सकते हैं, उसकी वापसी भी कर सकते हैं। मतलब मनी के जो टर्म में है, मुद्रा के रूप में लोन लेना भी इजी है और उसको फ्यूचर में वापस चुकाना भी बहुत इजी है। यानी इस डेफर्ड पेमेंट को बहुत इजी बना दिया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी फ्यूचर पेमेंट्स को बहुत ही इजी बना दिया है मनी ने। फिर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का संचय। इसमें क्या करना है दोस्तों आपको? वी कैन स्टोर मनी विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज मनी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस देन गुड्स एंड मनी इज नॉट पेरिशेबल
एज सम ऑफ गुड्स लाइक मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स। यानी मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करती है, मूल्य के संचय का भी काम करती है। यानी मनी को हम चाहें, मुद्रा को हम चाहें तो अपने पास लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर करके, जमा करके रख सकते हैं। और जब हम मनी को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, अपने पास रखते हैं संभाल के, तो मनी जो है वो वस्तुओं की तुलना में बहुत कम स्थान घेरती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए आपके पास रखने, तो 2 लाख रुपए को आप अपनी जेब में रख सकते हो, अपनी अलमारी में रख सकते हो, या किसी भी छोटे से आप कबर्ड में किसी भी छोटे स्थान पे रख सकते हो। मनी बहुत ही कम स्थान घेरता है अगर आप इसको अपने पास जमा करते हो, स्टोर करते हो। लेकिन अगर आप उसी 2 लाख रुपए का फर्नीचर स्टोर करते हो, कुर्सियां बहुत सारी स्टोर करते हो, तो आपका पूरा रूम भर जाएगा। यानी वस्तुएं जो है वो ज्यादा स्थान घेरती है मनी की तुलना में। ठीक है। दूसरा, मनी इज नॉट पेरिशेबल, यानी मनी जो है वो जल्दी सड़ती नहीं, जल्दी खराब नहीं होती है। जैसे मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, इनको इकट्ठा करते हैं, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, तो ये एक दो दिन, 3 दिन में खराब हो जाते हैं। लेकिन मनी जो है वो खराब नहीं होती है, सड़ती नहीं है, पेरिशेबल नहीं है। ठीक है। यानी स्टोर इसको करना आसान है। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य का हस्तांतरण। देखिए दोस्तों, हाउस, गुड्स एंड प्रॉपर्टीज कैन बी कन्वर्टेड इन मनी एंड वाइस वर्सा बाय सेलिंग एंड परचेजिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दोस्तों, मनी के द्वारा हम वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शहर में, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में आपका मकान है या आपकी जमीन है या आपकी प्रॉपर्टी, दुकान वगैरह है या कोई वस्तुएं हैं आपकी, तो आप वहां पे उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। और जो पैसा उससे कमाओगे आप, जो पैसा होगा आपके पास उसको बेचने से, वो पैसा आप कहीं और जाके, अमेरिका, इंग्लैंड या मुंबई या किसी और स्थान पे जाके, किसी दूसरे प्लेस में जाके आप उससे दूसरी एसेट्स, दूसरी संपत्ति, दूसरा मकान, दूसरी दुकान, दूसरी वस्तुएं खरीद सकते हो। यानी हम हमारे जैसे एक स्थान पे जो एसेट्स है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको मनी में कन्वर्ट करके दूसरे स्थान पे जाके वापस उसको एसेट्स में या गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी वैल्यू का ट्रांसफर हो जाता है मनी के द्वारा। ठीक है। आइए आगे करते हैं। अब आता है कंटिजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा के आकस्मिक कार्य। इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का वितरण। दोस्तों, आपको इस पॉइंट में यह बताना होगा कि मनी के द्वारा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान होता है। अब मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है? जो इनकम होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें करना होता है? जैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये प्रोडक्शन में काम करते हैं, बदले में इनको इनकम प्राप्त होती है। क्या मिलता है इनको? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है। तो ये जितना भी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट होता है जो चुकाया जाता है, ये सब मनी के टर्म में ही होते हैं। ठीक है। मतलब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आसान होता है और उत्पादन के साधनों में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना इजी रहता है। देखिए आगे, गिविंग ए जनरल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, यानी जो भी कैपिटल होता है, मान लीजिए कैपिटल बहुत सारा होता है, जैसे फिजिकल कैपिटल भी होता है या दूसरे मशीन्स वगैरह, टूल्स वगैरह भी होते हैं, या जो मनी लगा होता है, वर्किंग कैपिटल, वो भी होता है। तो उसको वो सब मनी के टर्म में ही सबकी वैल्यू बताई जाती है। जैसे मशीन हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे जितना भी कैपिटल होगा उसको मनी के टर्म में ही दर्शाया जाता है। देन बेसिस ऑफ क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट यानी साख का आधार। जो दोस्तों, क्रेडिट का मतलब अगर आसान भाषा में बोले तो लोन से होता है, ऋण होते हैं। तो ऋण जो है, लोन लेना यानी लैंडिंग एंड बोरोविंग्स, वो मनी के टर्म में करना बहुत ही इजी होता है। जितने भी एट प्रेजेंट में जो भी लैंडिंग एंड बोरोविंग्स की जा रही है वो मनी के टर्म में ही की जाती है। ठीक है। फिर आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो भी सेटिस्फैक्शन है, जो भी संतुष्टि है, उसको अधिकतम किया जा सकता है। यानी जो कंज्यूमर है उसके सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना, और जो प्रोड्यूसर है उसके प्रॉफिट को या उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, तो वो भी मनी के टर्म में होता है। जैसे जो कंज्यूमर है वो परचेज करता है गुड्स को, तो इस प्रकार से करता है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है गुड्स की, वो मनी जो है वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए, उतना पे कर सकता है उसके लिए। उसी प्रकार से सिमिलरली जो प्रोड्यूसर होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट देता है। ठीक है। तो वो भी अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को भी मनी के इक्विवेलेंट करना चाहता है। यानी मनी जो है वो मैक्सिमाइजेशन करती है सेटिस्फैक्शन का। फिर आता है अदर फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा के अन्य कार्य।
ठीक है। इससे पहले आता है लिक्विडिटी फंक्शंस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो मनी है वो जितने भी लिक्विड एसेट्स होती है, तरल संपत्तियां होती है, उसमें सबसे ज्यादा लिक्विड या तरल होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं आपको लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी होती है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश, जो डिपॉजिट्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं ये लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं। और मनी जो होती है इन सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, यानी तरल रूप में होती है, ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा इजी होती है। फिर आता है बियरर ऑफ ऑप्शंस। इसमें आपको ये बताना होता है कि जिसके पास मनी होती है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस मनी का, उस मुद्रा का यूज करके क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे, यानी क्या सेल करना है, क्या परचेज करना है, मुद्रा है वो उससे क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, उसको ए वस्तु खरीदनी है या बी वस्तु खरीदनी है, वो उसके बाद ऑप्शन होता है, वो जिसको चाहे ऑप्शन को चुन सकता है। ठीक है। देन गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी, यानी जिस व्यक्ति के पास सफिशिएंट से ज्यादा मनी होगी, सफिशिएंट मतलब जितना कम से कम चाहिए उससे ज्यादा थोड़ा बहुत भी मनी होगा, तो वो कभी भी उसको बैंक करप्ट या दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थे फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। काफी एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इनको स्टडी कीजिए। कोई कमी हो वीडियो में तो जरूर बताइए कमेंट करके, कुछ चीज अच्छी लगी हो तो वो भी बताइए, और आप किस वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसका मुझे जरूर लिख के दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।